आज का टॉपिक है वो है नियोनेटल रिससिटेशन, कि आप CPR देते हैं बच्चे को, रिससिटेट करते हैं, तो वो पढ़ते हैं आप। भाई नए बच्चे ने, नया बच्चा हुआ, नियोनेट है, तो उसको रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भाई बर्थ एक्सफेजिया की 3rd स्टेज है। तो इसमें सबसे पहला क्या करते हैं, तो आप स्टेज पढ़ेंगे बारी बारी और सारा उसको देखें। तो सबसे पहला बर्थ हुआ बच्चे का, बर्थ के बाद देखेंगे वो टर्म है तो नहीं है, मसल टोन कैसी है उसकी, ठीक है, और ब्रीथिंग सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, और रोया है कि नहीं रोया है। ये 3 चीज़ आप देखेंगे। अगर ये तीनों चीज़ नॉर्मल है, यस है भाई, टर्म पे है बच्चा, मसल टोन भी नॉर्मल है, ब्रीथिंग भी करी और क्राई भी है, तो क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पर करेंगे रूटीन केयर। अब रूटीन केयर में क्या क्या आएगा, रूटीन केयर में आएगा आपका बच्चे को वार्म करेंगे, क्लीन करेंगे एयरवे को अगर ज़रूरत है तो, इफ़ रिक्वायर। और एयरवे को कैसे क्लीन करते हैं, सबसे पहला किसको करते हैं हम, माउथ को क्लीन पहला, उसके बाद किसको करेंगे, नोज़ को। पहला नोज़ को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पहला नोज़ को करा तो अपन ने अगर पहले नोज़ को करा तो क्या करेंगे आप, इससे पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल वो हो सकती है, स्टूमुलेट हो सकती है, क्या हो सकती है, स्टूमुलेट हो सकती है। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चा एस्पिरेट कर जाएगा, डीप ब्रीथ ले लेगा, एस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है, तो एस्पिरेट कर जाएगा। इसके लिए पहला माउथ, फिर उसके बाद आप क्लीन एंड ड्राई कर दिया अपन ने, और क्या करा, सॉरी वार्म और ड्राई करा, और क्लीन एयर का उसका एयर का क्लीन एयरवे जो था अपना उसको क्लीन कर दिया अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। अगला जो आपकी बाई बर्थ पे भाई वैक्सीन वगैरह लगती हैं वो लगा दी है ना, जैसे कौन कौन सी हेपेटाइटिस बी की जो भी है तो वो वैक्सीनेशन कर दी बर्थ पे। और क्या करते हैं, विटामिन के का टीका लगा दिया 1 mg का, ठीक है, इंट्रामस्कुलर। तो ये आपकी क्या आ गई, रूटीन केयर की केयर आ गई। अगर बच्चा नॉर्मल है, रोया है, ब्रीदिंग सही कर रहा है, मसल टोन वगैरह नहीं है, नॉर्मल है। अगला, अगर ये नहीं है, अगर इनमें से कुछ चीज़ अपसेंट है तो आप देखेंगे रूटीन केयर के तो दे ही देंगे, उसके साथ क्या देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे। अगर हार्ट रेट बच्चे की 100 बीट पर मिनट से कम है, या फिर क्या है, एपनिया है, सांस नहीं ले रहा है, या फिर ग्रैप्स कर रहा है, ग्रैप्सिंग कर रहा है, और ग्रैप्सिंग ऐसे सांस ले रहा है ना, तो ग्रैप्सिंग कर रखा है, तो ये चीज़ देखेंगे आप। अगर ये चीज़ है और या ये चीज़ नहीं है, दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये कंडीशन कुछ नहीं है और या ये है, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं है तो आप देखेंगे क्या, कि उसका साइनोसिस तो नहीं है। अगर ये चीज़ अपसेंट है तो देखेंगे साइनोसिस। अगर साइनोसिस नहीं है, नो। अगर साइनोसिस क्या है, नहीं है, तो कुछ नहीं करना, नथिंग, ठीक है बच्चा अपनी वो रूटीन केयर दो, वो बात खत्म। अगर साइनोसिस है, हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, कोई एपनिया और ग्रैप्सिंग नहीं है, मगर साइनोसिस प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या देंगे आप, उसके अंदर आप करेंगे उसका पहला तो चेक करेंगे, उसका सेचुरेशन चेक करेंगे, किसका, O2 का, जो कितना O2 है, ठीक है। अब इसको O2 का चेक करने के बाद इसके क्या करेंगे, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर लगा देंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यू एयरवे पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वो लगा देंगे, और ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सप्लीमेंट ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे, CPAP लगा कर, ठीक है। अब ये करेंगे, अगर इसके बाद इम्प्रूवमेंट आ गया, ठीक है, इसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया, बच्चा इम्प्रूवमेंट कर गया, तो क्या करेंगे, उसको कैसे देंगे, पोस्ट रेसिस्टेशन केयर देंगे। इसको क्या देंगे, पोस्ट रेसिस्टेशन केयर। पोस्ट रेसिस्टेशन केयर में क्या क्या था, वही अपना भाई मॉनिटर करेंगे बच्चे को, भाई उसका टेम्परेचर, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, फ्लूइड देंगे उसके, आवी फ्लूइड लगा के रखेंगे, है ना, मॉनिटर करते रहेंगे उसको। तो ये चीज़ आप बच्चे के कंडीशन के हिसाब से आप उसको पोस्ट रेसिस्टेशन केयर देंगे, भाई ग्लूकोज, टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, फ्लूइड वगैरह बच्चे के हिसाब से। तो अब ये इधर वाला हो गया अपना। अब देखते हैं अगर दूसरी जगह हार्ट रेट भी कम है, या एपनिया, सांस नहीं ले पा रहा बच्चा, या फिर तेरा क्या है, ग्रैप्सिंग है, तो इस दौरान आप क्या करेंगे, ये प्रेजेंट है तो वही पहला ओके, एक तो अपना क्या सेचुरेशन देखें PO2 का, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे,
यहाँ पे लगा देंगे आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किससे देते हैं आप? एम्बू बैग से। एम्बू बैग क्या होगा इसका? एम्बुलेटरी वो मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। एम्बू बैग की फुल फॉर्म क्या है? एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो इसको कितनी बार दबाएंगे? ये बच्चे का इसमें कैसा होता है, ये जैसे ये ऐसे होगा और इसके ऊपर मार्क्स लगा दिया, तो बच्चे यहाँ से इसको आप प्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं ना एम्बू बैग को। ये बैग आ गया और यहाँ पर बच्चे के उस पर लगा दिया अपन ने, ठीक। तो ये अपन ने एम्बू बैग। तो कितनी एम्बू बैग को कैसे क्या क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे इसको? तो इसको आप 40 से लेकर 60 पर ब्रीथ करवाओगे बच्चे को पर मिनट, ठीक है। और एम्बू बैग कब, ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? जब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये किस कंडीशन में? जब क्या बच्चे का डायफ्रामेटिक हर्निया है, ठीक है। डायफ्रामेटिक हर्निया है, क्योंकि डायफ्रामेटिक हर्निया का मतलब क्या है कि भाई ये हमारा बच्चा है, ये हमारा डायफ्राम होता है, ये हमारे लंग्स होते हैं, तो और ये हमारे नीचे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन अपना ये गट का पार्ट है। तो इसमें कहीं पे ढंग से अपना जो यो है डायफ्राम जो ढंग से फ्यूज़ नहीं हो पाया ढंग से, तो यहाँ का जो हिस्सा है गट वगैरह वो यहाँ पा गई थोरेक्स में, और इसकी वजह से लंग जो होंगे ना, लंग्स भी छोटे छोटे रह गए, छोटे बन पाए, तो लंग्स का हाइपोप्लेजिया होगा। अगर आपने उसको पॉजिटिव एयर प्रेशर दिया तो पॉजिटिव एयर प्रेशर से बच्चे के कहाँ पर जाएगा? स्टमक वगैरह में भी जाएगा एयर, और ये फिर क्या होगा? डिस्टेंड होंगे, अपना गट वगैरह डिस्टेंड होंगे और फूलेंगे, और किसको? ये लंग्स को कम स्पेस देंगे फूलने में, तो बच्चा फिर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो इसलिए डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फिर आगे देखते हैं भाई आपा क्या कि एम्बू बैग यूज़ कर लिया आपने, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देख लिया। एम्बू बैग के बाद आपने बच्चे को देखते हैं 30 सेकंड के बाद उसकी हार्ट रेट दोबारा मेजर करते हैं। अगर फिर देखते हैं अगर 100 पर मिनट से ज़्यादा है या कम है। अगर 100 से कम है यस, या 100 से इससे ज़्यादा है नो, इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही है तो आप क्या करवाएंगे? ज़्यादा हो गई है तो पोस्ट रिसिस्टेशन केयर कर दे देंगे बच्चे हैं, वही मॉनिटर वगैरह करेंगे। और अभी भी हार्ट रेट 100 से कम है बच्चे की, तो आप चेस्ट मूवमेंट करना देखेंगे कि बच्चे की चेस्ट मूव कर रही है कि नहीं। हर आप जब भी एम्बू बैग से उसको वेंटिलेशन से जब जो भी वेंटिलेशन पे एम्बू बैग के साथ वो मूव कर रही है क्या ना, चेस्ट मूवमेंट, और सारे के सारे जो अपने वेंटिलेशन स्टेप हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं, दोबारा देख लेंगे उनको, ठीक है। ठीक, और अभी भी हमने फिर हार्ट रेट देखा वो कम है, इसके बावजूद भी हार्ट रेट कम है, 100 से या इससे भी कम होगी, 60 मिनट पर इससे भी कम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? चेस्ट कंप्रेशन। अब इसको क्या करेंगे अपन? एक तो अब इस टाइम में क्या करेंगे? एक तो इसको चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे बच्चे को। चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं भाई? जो ये हमारा बच्चा है, ठीक है, ये हमारी स्टर्नम है बीच की, ये रिब्स आ गई, तो इसके जो लोअर पार्ट है, कौन सा? लोअर 1/3, उसको इस पे दोनों तरफ से ऐसे वो देंगे आप रिससिटेशन। तो कहाँ पे देंगे? लोअर चेस्ट कंप्रेशन कैसे करेंगे? लोअर 1/3 बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है, जस्ट बिलो द निप्पल, निप्पल के बिल्कुल नीचे। तो अब इसमें क्या से करेंगे? एक अंगूठा तो इधर ले आएंगे और हाथ ये होगा वो पीछे की तरफ ले जाएंगे, अंगूठा इधर, हाथ पीछे की तरफ। तो इसको कैसे बोलते हैं? इस टेक्निक को, क्या बोलेंगे आप? इस टेक्निक को बोलेंगे टू थंब इन सर्कल, इन सर्कलिंग टेक्निक। मतलब थंब तो आगे की तरफ आगे और बैक पे आप के पीछे की पूरी फिंगर चलेगी, और थंब से आप कंप्रेस करेंगे, चेस्ट का कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। और क्या रेशियो होगी भाई कंप्रेशन की? तो चेस्ट की 90 कंप्रेशन, कितने? 30 ब्रेथ, हर 30 ब्रेथ्स पे, हर 30 ब्रेथ देनी है अपन ने हर मिनट, ये मिनट में होना चाहिए, हर मिनट में 30 तो ब्रेथ देनी है बच्चे को, और मतलब एम्बुलेटरी बैग से 3 बार तो ब्रेथ होनी चाहिए, और
90 बार उसको क्या होना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी चेस्ट कंप्रेशन होगी। दूसरा क्या देंगे आप यहाँ पे 100% ऑक्सीजन देंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे। अब ऑक्सीजनेशन के लिए आपने क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ इसको इंटूबेट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंटूबेट कर देंगे, बच्चे को इंटूबेशन करनी पड़ेगी। तो कौन सा, एंडोट्रैकियल ट्यूब लगाओगे आप बच्चे के, है ना। और एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, जैसे ये मान लिया अपने, ये ट्रैक कफ्ड वाली ले लिया अपन ने, ये एंडोट्रैकियल ट्यूब है। यहाँ से ये फूल जाएगी, मान लें नीचे, बाद में इसको यहाँ से फूल जाती है, तो ये एंडोट्रैकियल ट्यूब है। और ये एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो किसकी हेल्प से डालते हैं आप, वो डालते हैं आप, पता भाई हमको, लेरिंजोस्कोप की वजह से, हेल्प से। ठीक है, लेरिंगोस्कोप। अब लेरिंगोस्कोप जो होता है ना, वो चाइल्ड में तो कैसा होता है और अडल्ट में, अडल्ट में तो ऐसे थोड़ा कर्व्ड होता है, ये लेरिंजोस्कोप है ना, ये ऐसे थोड़ा कर्व्ड होगा। और वहीं बच्चे में ये जो होगा वो स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, अडल्ट में तो कर्व्ड और बच्चे में स्ट्रेट। कौन सा यूज़ करेंगे, बच्चे में स्ट्रेट यूज़ करेंगे। और फिर साइज़ होगा इसका बच्चे के हिसाब से, अगर प्री टर्म है तो 0 साइज़, और टर्म है तो इसका 1 साइज़ लेंगे। ठीक है, और एंडोट्रैकियल ट्यूब का भी साइज़ देख लेते हैं हम अब इसी के हिसाब से। तो इसका एंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज़ होगा, वो भी बच्चे के वेट पे डिपेंड करा गया, या उसके कब के गेस्टेशन, कब मतलब उसकी डिलीवरी है, गेस्टेशन डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करेगा, गेस्टेशन एज के ऊपर। तो अगर बच्चा 1 kg से कम है या लेस देन 28 वीक का प्री टर्म है, तो साइज़ होगा एंडोट्रैकियल ट्यूब का, वो होगा 2.5 मिलीमीटर। वहीं बच्चा 1 से लेकर 2 kg के बीच में वेट है, और 28 से लेकर 34 वीक पे उसका क्या है, डिलीवरी है बच्चा, तो उसमें यूज़ होगा तेरा एंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज़ 3 mm। और अगर 2 kg से ज़्यादा का बच्चा है और 34 वीक से ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड है उसका, तो मतलब बाद डिलीवरी है 34 वीक के बाद, तो जब यूज़ करेंगे आप 3.5 mm। तो ये हो गया हमारे एंडोट्रैकियल ट्यूब के साइज। अब एंडोट्रैकियल ट्यूब का कंफर्मेशन कैसे करते हैं आप, कि भाई एंडोट्रैकियल ट्यूब सही है कि ना, कि एंडोट्रैकियल ट्यूब से सही वेंटिलेट कर रहा है क्या नहीं बच्चा। तो सबसे पहला देखें दोनों तरफ बाईलेटरल, आपने चेस्ट पे स्टेथोस्कोप लगा के देखें तो कि एक तो दोनों तरफ बाईलेटरल चेस्ट पे ब्रेथ साउंड है, ठीक है। दूसरा बाईलेटरल जो है वो चेस्ट राइज कर रही है हर उसके ब्रेथ के साथ, विद ब्रेथ, ठीक है। तीसरा एंडोट्रैकियल ट्यूब के ऊपर क्या है, मिस्टिंग हो रखी है, ऐसे भाप सी आ रखी है, मतलब पानी सा भाप सा मिस्टिंग सी हो रखी है, ऐसे थोड़े थोड़े पानी से आ रखा है एंडोट्रैकियल पे मिस्टिंग हो रखी है, ठीक है, विद ईच ब्रेथ, हर ब्रेथ के साथ, क्योंकि वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे आके उस पर एंडोट्रैकियल ट्यूब पे अटैच हो जाते हैं। चौथा आप कैसे देखेंगे, उसको कैप्नोग्राफी से भी देख सकें, कैप्नोग्राफी, ठीक है। पांचवा यो देखेंगे आप, इम्प्रूवमेंट होगा उसमें, एंडोट्रैकियल के बाद इम्प्रूवमेंट होगा किसमें, इन वाइटल पैरामीटर्स, तो ये आप कंफर्म कर लेंगे जब। और फिर आप उसका एंडोट्रैकियल का पोजीशन कैसे, लेवल कैसे चेक करेंगे कि एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है उसका लेवल क्या भाई कहाँ तक है। नॉर्मली कहाँ तक होनी चाहिए, सेकंड थोरेसिक तक होनी चाहिए। कहाँ तक होनी चाहिए, सेकंड थोरेसिक तक, T2 तक होनी चाहिए। तो आप एक्सरे से पता कर लेंगे भाई, एक्सरे करवा लेंगे तो T2 लेवल तक आपने इस तक थोरेसिक वर्टिब्रेटी, सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रेट तक मिलेगी आपने। तो आपने यो करवा लिया। अब ये आपने कितनी चीज़ करवा ली, एक तो भाई आपने क्या करा, ऑक्सीजनेशन करवाया और यहाँ पे 100% ऑक्सीजन दी के एंटूबेट करके और चेस्ट कंप्रेशन करवाया। तीसरा अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा करवा देंगे यहाँ पे अम्बलाइकल वेनस कैथेटर। अम्बलाइकल वेन में क्या लगा देंगे, बच्चे की कैथेटर लगा देंगे, ठीक है। अब इससे फिर आप क्या भाई जैसे आगे जो भी जैसे यूज़ कर लेंगे, आगे बताते हैं अब कैसे क्या यूज़ होगा। अब भाई ये करने के बाद भी अगर हार्ट रेट कमी ही है अभी भी 60 पर मिनट से, तो अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, इंजेक्शन लगा देंगे, किसका, एड्रेनलिन का, एड्रेनलिन यूज़ करेंगे,
ठीक है। एड्रेनलिन भाई सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा होगा, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा होगा तो भाई हार्ट रेट भी बढ़ा होगा, बीपी भी बढ़ा होगा, और अपना रेस्पिरेटर पे भी काम करेगा, ठीक है। मतलब रेस्पिरेटरी डायलेट करेगा, तो सांस लेने में भी ठीक होगा बच्चे का। तो डोज कितनी लेंगे भाई, इसकी लेंगे 0.01 mg पर kg के हिसाब से, है ना। और मैक्सिमली कहाँ पर लगाओगे, इंट्रा मस्कुलर लगाओगे। कितनी बार लगाओगे, मैक्सिमम 3 डोज तक लगाएंगे आप भाई। एक बार काम नहीं की, फेल होगी दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। अगर ये भी नहीं हो रखी तो IV लगा सकें। IV कहाँ लगाएंगे, जो अब पहले आपने बता रहा था मैं क्या जो आपने अम्बलाइकल कैथेटर लगाया उसमें, अम्बलाइकल वेनस कैथेटर में लगा देंगे, ठीक है। और IV की कंसंट्रेशन क्या होगी अपनी, वो होगी 1:10,000 सॉरी, ठीक है। अब योग करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है बच्चे में, नो इम्प्रूवमेंट, तो इसका मतलब इसको दूसरी मतलब और कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यूमोथोरेक्स हो सका है कि भाई कहीं पर रप्चर है लंग में, है ना। और दूसरा हाइपोवोल्मिया, भाई फ्लूइड कम है बच्चे में, तो ये चीज़ भी आप रूल आउट करो अगर अभी भी रिससिटेट नहीं हो रहा तो,